हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यकीनन बहुत ही रोचक, बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही ज्यादा बड़ी सीख देने वाली कहानी है। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज की कहानी जो है उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला है और उसी जिले में एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला रणधीर सिंह। रणधीर के पास अपनी 10 एकड़ जमीन होती है और वो खेती किसानी का काम किया करता था। रणधीर ने अपनी 12 एकड़ जमीन के ऊपर बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। रणधीर जो था वो इस गांव की विधवा महिलाओं को और गरीब महिलाओं को ब्याज पर पैसे दिया करता था, और जो भी गरीब विधवा महिला इसके पैसे नहीं लौटाया करती थी तो फिर जो रणधीर होता था वो इन विधवा औरतों को, इन गरीब महिलाओं को अपने खेत में लेकर जाता था और फिर इनके साथ वक्त गुजार लिया करता था। बस रणधीर की यही दिनचर्या रह गई थी। रणधीर का जो चरित्र था वो कुछ इस कदर खराब हो गया था कि गांव के सभी लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से जान चुके थे। रणधीर के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम चंपा होता है। चंपा जो थी वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक विचार वाली महिला थी। चंपा जो होती है वो हर समय मंदिर में पूजा करने के लिए जाया करती थी, यहाँ तक कि वो घर पर भी बैठ करके पूजा अर्चना किया करती थी। जो भी साधु इसके घर पर, इसके दरवाजे पर आया जाया करता था, वो सब जो साधु होते थे वो खाली हाथ कभी वापस नहीं जाया करते थे। चंपा जो है वो उन्हें अच्छे तरीके से काफी दान दक्षिणा दिया करती थी। अब जैसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है तो फिर एक तारीख आ जाती है, 2 मार्च का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। चंपा जो थी वो अपने घर में काम काज कर रही थी। चंपा जो थी वो बिल्कुल अकेली भी थी और तभी चंपा का पति जो रणधीर होता है वो किसी जरूरी काम से अपने खेत में चला जाता है और उसी समय चंपा के खेत के दरवाजे पर दस्तक होती है। चंपा अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने एक साधु खड़ा है और इस साधु का नाम जो है वो ज्ञानभूषण होता है। अब जो ज्ञानभूषण होता है उसका कद जो था वो लगभग 6 फीट की हाइट का था। उसके चेहरे पर भी काफी ज्यादा तेज होता है। ज्ञानभूषण साधु बाबा जैसे ही चंपा को अपने सामने देखता है तो फिर उस बाबा की नीयत में कमी आ जाती है। अब वो उसकी खूबसूरती और सुंदरता को देख करके इस कदर इस पर मोहित हो जाता है कि वो अपने मन में इस बात को ठान लेता है कि ये महिला जो है वो काफी खूबसूरत है। अब जैसे तैसे करके इस महिला को किसी भी तरीके से हासिल कर लेना चाहिए। जब ऐसे ऐसे ख्याल उस बाबा के मन में आने लगते हैं तभी जो चंपा होती है वो कहती है कि साधु बाबा आप यहीं पर बैठ जाइए और मैं अभी आपके लिए कुछ दक्षिणा वगैरह लेकर आती हूँ। और इसके बाद चंपा जो है वो उसी समय अपने घर से कुछ सामान लेकर के आती है और लाकर उन्हें वो दे देती है और कहती है कि मेरे घर का जो खाना है वो जरूर खा करके जाइएगा। तभी साधु बाबा कहता है कि मैं कभी फिर तुम्हारे घर पर खाना खाने के लिए आ जाऊंगा। और फिर इसके बाद वो बाबा कहने लग जाता है कि बेटा, तुम्हें कभी कभार गंगा मैया के स्नान करने के लिए भी हरिद्वार जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर भूत प्रेत का साया है। और अब जैसे तुम गंगा मैया में स्नान कर लेती हो तो फिर तुम्हारा भूत प्रेत का जो साया है वो घर से दूर हो सकता है। और वैसे भी तुम्हारे पति पर भी एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली है और तुम भी उसे नहीं रोक पाओगे। बस ये कुछ बातें कहने के बाद जो वो बाबा होता है वो दान दक्षिणा लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन यही साधु बाबा जो था वो चंपा के साथ आगे भविष्य में चल करके बहुत बड़ा कांड करने वाला होता है। लेकिन साधु बाबा तो बाद में कांड करता है, लेकिन इससे पहले चंपा का पति जो था वो बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे देता है। अब जैसे ही शाम का समय हो जाता है तो शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास चंपा का जो पति होता है वो अपने खेत से अपने घर आ जाता है। अब चंपा जो है वो उसी समय उसे कहती है कि घर में राशन पानी जो है वो खत्म हो चुका है और जाओ तुम लेकर के आओ। और फिर इसके बाद जो चंपा का पति होता है वो उस पत्नी से कहता है कि मैं पास में ही एक दुकान पर चला जाता हूँ, ठीक है, वहीं से मैं राशन वगैरह लेकर के आता हूँ। बस ये सारी बातें बोल करके जो पति होता है वो अपने घर से बाहर निकल जाता है और फिर इसके बाद जो रणधीर होता है वो पास के ही किराने के दुकान पर जाता है। और फिर इस किराने की दुकान पर उस वक्त बहुत ही खूबसूरत महिला बैठी थी जिसका नाम सुनीता होता है। अब सुनीता का भी चाल चलन और चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं होता है। अब जो रणधीर होता है जैसे ही इस दुकान के अंदर प्रवेश करता है तो रणधीर ये देखता है कि आज सुनीता जो है वो दुकान के अंदर बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। और इसके बाद सुनीता जो है वो रणधीर से कहने लगती है कि आज आप बहुत दिनों के बाद मेरी दुकान पर आए हो और पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। अब तो तुम मेरे घर पर भी कभी नहीं आते। तभी जो रणधीर होता है वो ये कहने लग जाता है कि मैं काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूँ और इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। उसी समय ये महिला जो पवित्रा ये सुनीता होती है ये कहती है कि आज मेरा पति जो है वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है तो तुम्हारे पास अच्छा खासा मौका है
और पिछले महीने में जो तुमने मेरे साथ समय गुजारा था, उस समय को मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। अब जैसे ही ये बात व्यक्ति से कही जाती है रणधीर से, तो वो बहुत खुश हो जाता है। रणधीर कहने लग जाता है कि आज अगर तेरा पति घर पर नहीं है तो ठीक है, फिर मैं रात के 10 बजे के आसपास तेरे घर पर आता हूँ और फिर तेरे साथ में वक्त गुजार लूंगा। अब जो सुनीता होती है वो रणधीर की सारी बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसी समय जो सुनीता होती है वो रणधीर के घर के लिए राशन पानी पैक कर देती है। अब रणधीर इसे कुछ पैसे देता है और फिर राशन पानी लेकर के अपने घर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन रणधीर जो है वो जाते जाते भी इस महिला से सिर्फ एक ही बात कह जाता है कि आज मैं तेरे घर पर जरूर आऊंगा। और इस तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है। अब जैसे ही रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर रणधीर अपनी पत्नी से कहने लग जाता है कि आज मुझे पानी देने के लिए रात में खेत में जाना होगा और पूरी रात में खेत में ही रहूंगा। अब बस ये कुछ बातें कहने के बाद जो उसका पति रणधीर होता है वो उसी समय अपने घर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जो रणधीर होता है वो सीधे ही उस महिला सुनीता के घर पर चला जाता है। सुनीता के घर का जाकर दरवाजा खटखटाता है तो उसी समय जो सुनीता होती है वो अपने अपने घर का दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि उसके सामने जो रणधीर है वो खड़ा होता है। अब रणधीर को देख करके वो महिला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जो महिला होती है वो उस व्यक्ति को घर के अंदर लेकर जाती है और जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो फिर जो महिला होती है वो खुशी से उसे अंदर बैठने के लिए बोलती है और फिर सीधे उसे बेडरूम में लेकर चली जाती है। बेडरूम में जाने के बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। दोस्तों, ये दोनों बिना झिझक के, बिना किसी लाज शर्म के ये सारा काम किए जा रहे थे। और फिर जैसे ये सारा काम खत्म कर लेते हैं तो फिर रणधीर कहने लगता है कि अब तो फिर 1 महीने के बाद ही मैं तुम्हारे घर पर आ पाऊंगा। लेकिन ये महिला, तभी सुनीता जो होती है वो कहने लग जाती है कि रणधीर, तुम तो वैसे भी मेरे काफी दिनों के बाद घर पर आए तो तुम आज की पूरी रात मेरे ही साथ गुजारो। लेकिन तभी वो व्यक्ति कहता है कि देखो, रात का समय है और कोई भी तुम्हारे घर पर कभी भी आ सकता है और इसीलिए मुझे यहाँ से अब निकलना चाहिए। इस तरीके से जैसे ही रणधीर ये सारी बातें कहता है तो उसी समय सुनीता के घर के दरवाजे पर कोई आ जाता है। अब जो सुनीता थी वो काफी डर जाती है और रणधीर भी काफी ज्यादा डर जाता है। तभी सुनीता कहने लगती है कि लगता है कि आज तो मैं फंस गई हूँ और होने वाला भी यही होता है। और फिर इसके बाद सुनीता जो है वो उसी समय घर का दरवाजा खोलती है। सुनीता ये देखती है कि उसके सामने उसका पति जो है सामने गेट पर खड़ा था और साथ में उसका देवर भी आया था और इन दोनों के हाथ में भी लाठियां होती है। अब जो उसका पति और जो देवर रवि होते हैं वो दोनों भाई कहने लगते हैं कि तुम्हारे बारे में तो हमने पहले बहुत बातें सुनी थी और तुम आज रात अपने प्रेमी के साथ ही समय गुजार रही हो। हम काफी दिनों से तुम दोनों के ऊपर नजर गड़ा कर ही बैठे हुए थे और आज रात भी हम तुम दोनों पर नजर ही रखे हुए थे। आज जो ये लड़का है ये फंस चुका है और आज हम इसकी हड्डी पसलियां एक कर देंगे। इसके बाद जो उसका पति और जो उसका देवर होते हैं उसी समय कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर उस व्यक्ति रणधीर की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। रणधीर की इतनी ज्यादा पिटाई की जाती है कि वो मौके पर ही उसकी एक टांग टूट जाती है और उसकी एक बाजू भी टूट जाती है। और इसके बाद उसका पति और उसका देवर दोनों इस लड़के रणधीर को घसीटते हुए इसको घर के तक ले जाते हैं और फिर इसके घर पर ले जाकर के फेंक दिया जाता है। साथ में इसकी पत्नी चंपा को धमकी भी दी जाती है कि अगर तेरा पति आज के बाद हमारे घर की तरफ नजर आए तो हम दोनों इसे जान से मार देंगे। इस तरह से दोस्तों उसका पति और उसका देवर 2-4 बातें सुनाने के बाद वहां से चले जाते हैं। लेकिन जो चंपा होती है वो अपने पति को उसी समय ऑटो रिक्शा से उस तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाती है और फिर हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहां उसका इलाज करवाया जाता है। डॉक्टर इसे कुछ दवाइयां वगैरह देते हैं और फिर इसकी टांग पर प्लास्टर वगैरह चढ़ाते हैं और इसके बाजू पर भी प्लास्टर लगा दिया जाता है। 10-15 दिन तक जो रणधीर था वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट रह जाता है और फिर जैसे ही उसके हाथ थोड़े से ठीक हो जाते हैं तो फिर इसके बाद जो रणधीर होता है उसको छुट्टी दे दी जाती है और फिर चंपा अपने पति रणधीर को लेकर के वापस से अपने घर पर आ जाती है। लेकिन रणधीर की पत्नी चंपा ये नहीं जानती थी कि आगे चल करके कोई साधु बाबा उसके साथ क्या करने वाला था। इसके बाद जैसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है तो फिर एक तारीख आ जाती है, 4 अप्रैल का दिन। अब दोस्तों सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का समय हो रहा था। चंपा जो थी वो उस वक्त घर का कामकाज कर रही थी जबकि इसका पति उस वक्त बेडरूम में लेटा हुआ था। उसी समय वही साधु बाबा जो होता है ज्ञानभूषण वो उसके घर पर आ जाता है। अब ज्ञानभूषण जैसे ही घर के अंदर जाता है तो फिर वो ये देखता है कि जो चंपा है वो उस समय अपने घर में कपड़े धो रही होती है और चंपा की खूबसूरती और सुंदरता को देख करके इस भूषण बाबा के नियत में कमी आ जाती है। और इसके बाद जो ज्ञान भूषण होता है वो देखता है कि चारपाई पर उसका पति भी लेटा हुआ था और उसके एक पांव पर और उसके एक हाथ पर भी, दोनों पर ही प्लास्टर लगा हुआ होता है।
अब दोस्तों होता क्या है कि जो इसका पति रणधीर होता है, इसकी ऐसी हालत को देख करके जानबूझ करके ये बाबा जो है वो उसी समय चंपा को अपने पास बुलाता है और फिर चंपा से ये कहता है कि चंपा, मैंने तुम्हें पिछले ही महीने ये बात बताई थी कि तुम्हारे पति पर संकट आने वाला है, और देखो आखिरकार तुम्हारे पति के साथ वो संकट क्या कर गया। अगर तुम अपने पति को बचाना चाहती हो तो फिर तुम अपने पति को हरिद्वार लेकर के जाओ और इसे जाकर के गंगा में स्नान कराओ, और साथ में तुम भी जाकर के वहां स्नान करो, तब जाकर के तुम्हारे जो पाप है वो धुल सकते हैं और तुम लोगों की जान बच सकती है। इस तरह से दोस्तों ये ज्ञान भूषण बाबा जो है इन दोनों के मन में डर बैठा देता है। अब जो चंपा होती है, जैसे इन साधु बाबा की सारी बातों को सुनती है तो चंपा इन बाबा से कहती है कि बाबा जी ठीक है, फिर हम कल हरिद्वार जाएंगे और वहां पर ही जाकर हम लोग स्नान कर लेंगे, लेकिन हाँ आपको भी कल हमारे साथ ही चलना होगा। अब जैसे ही ये बात ज्ञान भूषण बाबा से कही जाती है, तभी ज्ञान भूषण जो होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और वहां पर मेरा एक दोस्त भी रहता है और वहीं पर मैं वहां रह भी लूंगा। और इस तरह से जो चंपा होती है वो इन ज्ञान भूषण बाबा से कहती है कि बाबा जी आज की रात आप यहीं हमारे घर पर रह जाइए, बाहर में एक कमरा बना हुआ है, आप वहां पर जाकर अपना सामान रख लीजिए और पूरी रात यहीं पर गुजार लीजिए, और कल सुबह होते ही हम तीनों जो है वो हरिद्वार चलेंगे और फिर वहां जाकर के हम गंगा में मैया में स्नान कर लेंगे। इस तरह से ये ज्ञान भूषण बाबा बहुत खुश हो गया था। और फिर इसके बाद शाम के समय चंपा जो है वो बाबा के लिए खाना तैयार करती है और फिर वो बाबा जो है वो खाना खाते हुए भी इस महिला को लगातार घूरे ही जा रहा होता है। इस तरीके से अब जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है तो फिर अगला दिन आ जाता है, और अगले दिन के तकरीबन 10 बजे के आसपास वो बाबा जो है वो चंपा से कहता है कि चलो अब हम हरिद्वार निकलते हैं। और इसके बाद जो चंपा होती है वो अपने पति को लेकर के और एक ऑटो रिक्शा के माध्यम से वो सीधे हरिद्वार के लिए निकल पड़ती है, और साथ में उसके वो बाबा भी होता है। अब इस तरह से कई घंटों का वक्त गुजर जाने के बाद जो ऑटो रिक्शा है वो अब रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और अब ट्रेन के आने का इंतजार किया जाता है। अब जैसे ही ट्रेन आ जाती है तो फिर इसके बाद जो बाबा होता है वो चंपा से कहने लग जाता है कि चंपा चलो अब ट्रेन में बैठे हैं, और फिर इस तरह से चंपा जो है वो अब अपने पति रणधीर को लेकर के ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है। ये तीनों एक ही सीट पर जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन ज्ञान भूषण की नजरें जो थी वो लगातार इस महिला पर ही टिकी हुई थी। ज्ञान भूषण बाबा इस महिला को हासिल करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता था। इसके बाद कई घंटों का वक्त गुजर जाने के बाद जो ट्रेन है वो हरिद्वार में भी पहुंच जाती है, और फिर जैसे ये ट्रेन से उतरते हैं तो तीनों देखती है कि काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त हो चुका होता है, और उसी समय जो वो बाबा ढोंगी होता है वो चंपा से कहता है कि चंपा रात हो चुकी है, और ऐसा करते हैं कि यहीं पर मेरा एक दोस्त रहता है वो भी एक बाबा है और जिसका नाम कमलनाथ है, तो चलो उसके ही कमरे पर एक रात गुजार लेते हैं। और इस चीज के लिए चंपा भी मान जाती है। और फिर उसके बाद ये ज्ञान भूषण बाबा जो है वो चंपा और रणधीर को लेकर के कमलनाथ के कमरे पर चला जाता है। कमरे के दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाया जाता है और बाबा जो होता है वो कमरे का दरवाजा खोलता है। कमलनाथ ये देखता है कि सामने ज्ञान भूषण खड़ा होता है और उसके साथ में ही एक खूबसूरत महिला भी होती है, और कमलनाथ बाबा की नजरे जैसे ही महिला की खूबसूरती पर पड़ती है तो उसकी भी नीयत खराब हो जाती है। उसके बाद कमलनाथ ज्ञान भूषण से कहता है कि तुम तो बहुत दिनों के बाद हरिद्वार में आए हो, और इस तरह से तभी ज्ञान भूषण कहता है कि मेरे साथ ये चंपा और इसका पति भी आया है, हम तीनों जो है वो एक रात तुम्हारे ही कमरे पर गुजारना चाहते हैं। तभी जो कमलनाथ होता है वो कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारा ही घर है, जितनी रातें तुम चाहे यहाँ पर गुजार सकते हो। और फिर इसके बाद ज्ञान भूषण कमलनाथ से कहता है कि कमलनाथ जाकर के खाने का इंतजाम कर दो। तभी कमलनाथ कहता है कि पास में ही एक ढाबा है और मैं अभी उसी ढाबे से खाना लेकर के आ जाता हूँ। इसी तरह से कमलनाथ उसी समय उस कमरे से बाहर निकलता है और फिर सीधे ढाबे की ओर निकल जाता है, और अब ढाबे से खाना खरीद कर लाया जाता है, वापस से घर पर लौट करके आ जाता है, कमरे पर आ जाता है। लेकिन कमरे में आने के बाद, घर पर आने के बाद जो कमलनाथ होता है इस पूरे खाने के अंदर कुछ पदार्थ मिला देता है, और फिर जैसे ही ये नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है तो फिर ज्ञान भूषण को इशारा कर दिया जाता है। ज्ञान भूषण जो है वो अब कमलनाथ को एकांत में ले जाता है और फिर 2-4 मिनट तक ये दोनों जो है वो बैठकर बातचीत करते हैं। और उसी समय दोस्तों अब जो ज्ञान भूषण होता है वो चंपा से कहने लग जाता है कि चंपा तुम और तुम्हारा पति जो है अब जाकर के खाना खा लो। तभी चंपा कहने लगती है कि बाबा आप भी खाना खा लीजिए। तभी ज्ञान भूषण कहता है कि फिलहाल मुझे भूख नहीं है तो तुम जाकर के खाना खा लो। और फिर इसके बाद जो चंपा होती है खुद भी खाना खाती है और अपने पति को भी खाना खिला देती है। जैसे ही आधे घंटे का समय गुजर जाता है और फिर देखते ही देखते जो चंपा और जो उसका पति होते हैं वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर जैसे ही दोनों बेहोश होते हैं तो फिर उसी समय जो ज्ञान भूषण होता
है और जो कमलनाथ होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब कमरे में कुछ रस्सियां भी पड़ी हुई थी। अब कमलनाथ बाबा और ज्ञान भूषण जो है वो दोनों उन रस्सियों को उठाते हैं और फिर रस्सियों के सहारे रणधीर को यानी कि उसके पति को बांध दिया जाता है, उसके मुंह पर टेप लगा दिया जाता है। और फिर इसके बाद दोस्तों वो कमलनाथ जो होता है वो चंपा के भी हाथ रस्सियों से बांध देता है और उसके भी मुंह पर टेप लगा दी जाती है। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अब जो ज्ञान भूषण होता है और ये जो कमलनाथ बाबा होते हैं, इन दोनों का गंदा खेल शुरू हो जाता है। कमलनाथ और वो ज्ञान भूषण दोनों बेहोशी के ही हालत में चंपा के साथ बारी बारी से गलत काम करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों ही बाबा बिना किसी डर बिना किसी भय के ये सारा काम जो है वो लगातार किए जा रहे थे और तब तक किए जा रहे थे जब तक कि वो चाहते थे। और फिर जैसे ही ये दोनों ढोंगी बाबा ये सारा काम कर लेते हैं तो फिर इस महिला को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस महिला को बेहोशी के हालत में इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अब जो कमलनाथ और जो ज्ञान भूषण होते हैं, इन दोनों का काम यहीं पर खत्म भी नहीं होता है, बल्कि इसके बाद ये दोनों ही बाबा मिलकर के इस महिला चंपा के शरीर से एक एक गहने उतारने शुरू कर देते हैं। एक एक करके सारे गहने इसके शरीर से हटा दिए जाते हैं और फिर जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है और अगली सुबह आ जाती है तो फिर तब जाकर चंपा की नींद टूटती है। चंपा ये देखती है कि उसके सामने ही दोनों वो बाबा बैठे हुए थे और ये दोनों ही बाबा बैठ करके नशा कर रहे होते हैं। अब जब चंपा अपने आप को देखती है तो फिर वो खुद को देख करके उसकी आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाती हैं। चंपा के शरीर पर उस वक्त कोई भी कपड़ा नहीं होता है। अब चंपा जैसे ही अपनी ऐसी हालत को देखती है तो फिर तुरंत वो ये अंदाजा लगा लेती है कि रात के समय इन दोनों ही बाबा ने मिलकर के उसके साथ कोई गलत काम किया है। लेकिन चंपा ना तो चीख सकती थी ना चिल्ला सकती थी, क्योंकि इसके मुंह पर टेप लगी हुई थी और पास में ही इसका पति भी पड़ा होता है। उसके भी हाथ पैर जो थे वो रस्सियों से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टेप लगा दी गई थी। इसके बाद जो ये बाबा कमलनाथ होता है वो इस महिला से कहने लग जाता है कि देखो चंपा, अब तो तुम्हारे साथ हर रात हम यही करने वाले हैं और फिर 3 दिनों के बाद तुम दोनों की बलि दे दी जाएगी और जैसे ही हम दोनों तुम दोनों की बलि दे देंगे तो फिर हमारी 7 बलि पूरी हो जाएगी और फिर हम देखते ही देखते करोड़पति हो जाएंगे। अब जब चंपा इन दोनों की बातों को सुनती है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और चंपा अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि ये कोई साधु बाबा हो ही नहीं सकते हैं, बल्कि ये कोई ढोंगी है, कोई कुछ अलग ही है। अब इसके बाद जो कमलनाथ होता है ये कहने लग जाता है कि चलो अब इनके लिए कुछ खाने का फिर से प्रबंध कर देते हैं, क्योंकि 3 दिनों तक तो इन्हें खाना खिलाना ही पड़ेगा। अब इस तरह से कमलनाथ फिर से ढाबे पर जाता है और खाना लेकर के आता है और फिर इन दोनों को खाना दिया जाता है और अब देखते ही देखते पूरा दिन गुजर जाता है और फिर रात भी आ जाती है। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। कमलनाथ और ज्ञान भूषण जो है वो काफी देर तक बैठ करके इस कमरे के अंदर नशा करते हैं और फिर जैसे इन दोनों को नशा हो जाता है तो फिर इसके बाद जो कमलनाथ होता है वो ये कहने लगता है कि चलो फिर से वही काम शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोनों ढोंगी बाबा जो है वो चंपा के साथ फिर से गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देते हैं और आज की पूरी रात भी ये दोनों मिलकर के इस महिला के साथ तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक कि इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक कि इन दोनों की जरूरतें पूरी नहीं हो जाती है। दूसरी तरफ इसका पति जो रणधीर है वो बैठा ही रहता है और ये सारी ही चीजें वो देख रहा होता है। इस तरीके से 3 रातों तक वो दोनों ढोंगी बाबा जो थे वो इस महिला के साथ ऐसा ही काम करते रह जाते हैं और फिर जैसे ही चौथी रात आती है तो रात के तकरीबन 12 बजे से पहले ये दोनों जो है वो इन दोनों के साथ अपना इन महिला के साथ वक्त गुजारते हैं और फिर 12 बजे के आसपास ये दोनों बाबा मिलकर इन दोनों की गर्दन को वार करके खत्म कर देते हैं और इन दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद इनकी शव को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लग जाते हैं। तभी जो कमलनाथ होता है वो ये कहने लग जाता है कि बाहर एक जगह पड़ा हुआ है तो चलो वहीं पर ले जा करके इनको दफन कर देते हैं। इस तरह से तकरीबन 2 बजे के रात का समय हो रहा था और फिर इसके बाद जो कमलनाथ और जो ज्ञान भूषण होते हैं वो सबसे पहले रणधीर की लाश को वहां पर ले जाते हैं और फिर वही प्लॉट में रख दिया जाता है और फिर से ये दोनों इस कमरे पर लौट कर आते हैं और फिर चंपा की लाश को उठा लिया जाता है। अब चंपा को उठा करके जैसे ही प्लॉट की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर उसी समय वहां पर एक शराब पीने वाला व्यक्ति होता है आ जाता है जिसका नाम सुनील होता है। अब सुनील जो है हर रोज रात के समय में शराब का सेवन किया करता था, बहुत ही ज्यादा वो नशे में रहा करता था और फिर इस तरह से जैसे ही शराबी व्यक्ति सुनील की नजर इन दोनों व्यक्तियों पर पड़ती है, दोनों बाबाओं पर पड़ती है तो फिर वो इनके पास आ जाता है।
सुनील ये देखता है कि कमलनाथ के कंधे पर एक महिला पड़ी होती है। अब जैसे ही वो व्यक्ति ऐसा देखता है तो फिर वो चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर देता है और फिर जैसे ही वो जोर जोर से चीखता चिल्लाता है तो कुछ आसपास के लोग भी घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए और जैसे ही वो सारे लोग सुनील के पास आते हैं तो फिर ये दोनों ही बाबा वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। सुनील चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके कहने लगता है कि इन दोनों ही बाबाओं के पास कोई महिला जो है वो बेहोश बेसुध पड़ी है। अब इस तरह से सारे व्यक्ति इन दोनों बाबाओं को वहीं पर पकड़ लेते हैं और जैसे ही सारे व्यक्ति वहां पर इन लोगों को पकड़ लेते हैं तो फिर उन्हीं में से कोई व्यक्ति जो है वो पुलिस स्टेशन में फोन कर देता है और रात के समय में आधे घंटे के समय के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है और पुलिस इसके बाद इन दोनों ही को ही मौके पर ही पकड़ लेती है और इनको वहीं पर इनकी खूब जम करके पिटाई भी की जाती है। अब जैसे ही इन दोनों बाबाओं की पिटाई की जाती है तो फिर जो ज्ञान भूषण होता है वो ये कहने लग जाता है कि हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 लाशें पड़ी है। एक लाश जो है वो पास के ही प्लॉट पे पड़ी है और फिर पुलिस जो है वो इन दोनों लाशों को, दोनों शवों को बरामद कर लेती है और फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर इसके बाद ये दोनों ढोंगी बाबा को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और फिर वहां पर ले जाने के बाद पुलिस इनकी जम करके पिटाई करती है और फिर इसके बाद ये दोनों बाबा जो है वो अपना पूरा जुर्म भी कबूल कर लेते हैं। कमलनाथ ये बताता है कि हमने 7 हत्याएं की हैं क्योंकि हमें 7 लोगों की बलि देनी थी ताकि हम लोग अमर हो सके। अब जैसे इनकी ये सारी राज का खुलासा होता है तो फिर ज्ञान भूषण जो है वो ये कहता है कि हम कोई बाबा या कोई साधु नहीं है बल्कि हम तो बड़ी बड़ी चोरियां करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जैसे ही हमें कुछ सालों की सजा हुई तो फिर हम जेल से बाहर निकलने के बाद साधु का भेष धारण कर लेते हैं और फिर हम महिलाओं के साथ गलत काम करके उनके घर के अंदर चोरियां भी किया करते थे। अब पुलिस इसके बाद इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। अब ये बाद में इन्हें अदालत में पेश करके इन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। अब ये बात तो भविष्य में छिपी है कि इन दोनों को इन कामों के बदले में क्या सजा सुनाई जाएगी। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं को क्या सजा देनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है, आपका मनोरंजन करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार